थोड़ा उल्टा सोचो तो बात समझ में आ जाएगी। कोई नगर ऐसा हो जहाँ की सारी शिक्षा स्त्रियों के लिए इजाद की गई हो। संगीत की शिक्षा वहाँ दी जाती हो, नृत्य की शिक्षा वहाँ दी जाती हो, काव्य की शिक्षा दी जाती हो, भोजन बनाने की, कपड़े सीने की, मकान सजाने की, बच्चों को पालने की और बड़ा करने की ये सारी शिक्षा दी जाती हो। किसी नगर में स्त्रियों के लिए शिक्षा दी जाती हो और उस नगर में पुरुष बहुत दिन तक अशिक्षित रह गए हो। फिर पुरुषों में बगावत फैले और वे कहे कि हमें शिक्षा की ज़रूरत है, हम भी शिक्षा लेंगे। और स्त्रियां कहे ठीक है, हमारे कॉलेज में आकर तुम शिक्षा ले लो। तो पुरुष भी नाचे गाए, गीत लिखे, कविता करे, घर सजाए, बच्चों को पालने की शिक्षा ले। तो क्या परिणाम होगा उस गांव में? उस गांव के पुरुष किसी गहरे अर्थ में स्त्रीण हो जाएंगे। उस गांव के पुरुष में जो पुरुष होना है वह कम हो जाएगा। वह जो पुरुष की तीव्रता है, वह जो पुरुष की प्रखरता है, वह क्षीण हो जाएगी। वह जो पुरुष कोने हैं व्यक्तित्व में, वह गोल हो जाएंगे, वह राउंड हो जाएंगे, उनको उजाड़ दिया जाएगा। जैसा दुर्भाग्य उस गांव में पुरुषों के साथ होगा, वैसा दुर्भाग्य पूरी दुनिया पृथ्वी पर आधी स्त्रियों के साथ हो रहा है। उनके व्यक्तित्व का बुनियादी भेद छोड़ा जा रहा है। उस बुनियादी भेद को समझ लेना बहुत उचित है, क्योंकि वह बुनियादी भेद अगर ठीक से समझकर दोनों को अपनी शिक्षाओं में सम शिक्षित किया जाए, सम विकास किया जाए, समकक्ष लाया जाए, तो ही दाम्पत्य शांतिपूर्ण हो सकता है और यह पृथ्वी पूरी शांत हो जाए। अगर दंपति शांत हो जाए, क्योंकि हमारा सारा दुख, सारी पीड़ा हमारे छोटे छोटे घरों के उपद्रव से पैदा होती है। एक एक घर से उठी हुई अशांति धीरे धीरे विश्व अशांति बन जाती है और सारी दुनिया में चेष्टा चलती है। शांति शांति शांति, वह शांति नहीं आती क्योंकि मूल इकाई अशांति है। पुरुष और स्त्री का मिलन मूल इकाई है समाज की, फिर बाकी समाज उसका फैलाव है। अकेला पुरुष समाज नहीं है, अकेली स्त्री समाज नहीं है। अकेला पुरुष आधा है, अकेली स्त्री आधी है। जब वे दोनों एक मूल इकाई में मिलते हैं तब समाज शुरू होता है। कम से कम समाज के लिए दो तो चाहिए ही। और फिर वही इकाई अगर बीमार हो, परेशान हो, कष्ट में हो, लेकिन हम उसके कष्ट को प्रकट भी नहीं होने देते। मैं हजारों घरों में ठहरता हूँ, लाखों लोगों से व्यक्तिगत मिलने, उनकी व्यक्तिगत तकलीफ में उतरने का मुझे मौका मिलता है। मैं इतना हैरान हो गया हूँ, वे चेहरे जो बाहर हंसते हुए मालूम पड़ते हैं, वे भीतर हंसते हुए नहीं है, वे भीतर से बहुत दुखी है। देखिए, स्त्रियों का काम उबाऊ है। जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो मैं बड़ा हैरान था। कोई 100 प्रोफेसर मेरे साथ थे। यूनिवर्सिटी की क्लास तो 12 बजे शुरू होगी, लेकिन प्रोफेसर ठीक स्टाफ में 10:30 बजे ही हाजिर हो जाते थे। यूनिवर्सिटी की क्लास किसी की 1 बजे शुरू होगी, किसी की 2 बजे शुरू होती है, किसी की 3 बजे ख़त्म हो जाती, किसी की 2 बजे ख़त्म हो जाती। लेकिन मैं देखता कि वे 4:30 बजे तक, जब तक कि चपरासी बंद न करता, तब तक वहाँ बैठकर वे गपशप करते रहते। मैंने उनसे कई बार पूछा कि जब यह काम खत्म हो गया तो आप चले क्यों नहीं जाते? उन्होंने कहा, घर की झंझट से यही बेहतर है, जितना समय शांति से बीत जाए वही अच्छा है। और पत्नी घर अकेली पड़ गई है, वह बच्चों को पाल रही है, बर्तन धो रही है, खाना बना रही है, कपड़े सी रही है। इस काम में कितनी देर तक वह रस ले? यह काम उबा देता है। घर की दीवारों में बंद वह परेशान हो जाती है। वह वहाँ तैयार रहती है कि पति वापस लौटे तो गुस्सा उस पर निकले। उसका सारा गुस्सा वहाँ तैयार होता है, बढ़ता है, गहरा होता है। पति के आते ही टूट पड़ती है और पति उसी से भागा हुआ था, किसी तरह डरा हुआ कदम संभाल कर घर की सीढ़ियाँ चढ़ा है और यह बात फिर टूट पड़ी। घर का बुनियादी यूनिट, पहली इकाई विकृत और कुरूप हो गई है। इसलिए मेरी दृष्टि में किन्हीं यज्ञों से शांति नहीं हो सकती। लेकिन एक मित्रतापूर्ण घटना घट जाए, लेकिन वह कैसे घटेगी? उस घटने की पहली शर्त मैं मानता हूँ कि स्त्री को व्यक्तित्व मिल जाए। उसकी मित्रता छायाओं से नहीं हो सकती, मित्रता व्यक्तियों से होती है। और पुरुषों ने स्त्रियों को पहुंचकर बिल्कुल शैडो छाया बना दिया है।
उसके पास व्यक्तित्व ही नहीं रहा। पुरुष ने कहा उठो तो उठो, बैठो तो बैठो। पुरुष ने कहा पूरब तो पूर्व, पश्चिम तो पश्चिम। उन्होंने उसका सारा व्यक्तित्व पोंछ डाला है। नारी को तय करना पड़ेगा कि वो नारी होने के ठीक अर्थ से समझे और नारी होने के ठीक अर्थ को उपलब्ध हो जाए। नारी होने का ठीक अर्थ पुरुष से बहुत भिन्न है और दोनों के व्यक्तित्व के भेद को थोड़ा समझना बहुत उपयोगी है। पुरुष एक्टिव है, पुरुष का सारा व्यक्तित्व क्रियात्मक है, विधायक है। स्त्री का सारा व्यक्तित्व पेशिव है, निषेधात्मक है। इस फर्क को समझ लेना जरूरी है, तो हम उनकी दोनों की शिक्षाएं, उन दोनों के जीवन का ढंग अलग तरह से सोचेंगे। स्त्री को एक और तरह की शिक्षा चाहिए जो उसे संगीतपूर्ण व्यक्तित्व दे, जो उसे नृत्यपूर्ण व्यक्तित्व दे, जो उसे प्रतीक्षा की अनंत क्षमता दे, जो उसे मौन की, चुप होने की, अनाक्रामक होने की, प्रेम की और करुणा की गहरी शिक्षा दे। सामान्य सभी स्त्रियां सोचती है कि उन्हें प्रेम उपलब्ध है, लेकिन प्रेम भी कला है जो उपलब्ध नहीं है। कोई पैदा होते ही प्रेम करने में सक्षम नहीं होता है। आदमी को ऐसा ख्याल है कि प्रेम हम जानते हैं, वह एकदम सरासर झूठी बात है और इसलिए उस प्रेम के किनारे ही हमारी नाव टकराकर नष्ट हो जाती है। न तो पुरुष प्रेम जानते हैं, न स्त्रियां प्रेम जानती है। प्रेम को भी बहुत बड़ी व्यवस्था और सुविधा होनी चाहिए जहाँ प्रेम सीखा जा सके। जैसे उदाहरण के लिए, जो आदमी प्रेम सीखेगा उस आदमी से ईर्ष्या विदा हो जानी चाहिए जहाँ प्रेम सीखा जा सके, क्योंकि ईर्ष्या और प्रेम का एक साथ अस्तित्व नहीं हो सकता। लेकिन सभी स्त्रियां प्रेम करती है, सभी पुरुष प्रेम करते हैं, लेकिन साथ में ईर्ष्या का जहर पूरी तरह खड़ा है। यह ऐसा ही है जैसे हमने फल तो बहुत अच्छा बोया है, लेकिन रोज उसमें जहर भी पानी सींचने गए तो वह मीठा फल जो था वह जहरीला होकर खतरनाक हो जाता है। ईर्ष्या जहाँ है वहाँ प्रेम संभव ही नहीं है। ईर्ष्या और प्रेम का संबंध ही नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि स्त्री और पुरुष के मनस में क्या फर्क है। पुरुषों के मन एक्टिव है, सक्रिय है, इसलिए पुरुषों का मूल दुर्गुण अहंकार है, और स्त्रियों का मन पेसिव है, निष्क्रिय है, इसलिए स्त्रियों का मूल दुर्गुण ईर्ष्या है। ईर्ष्या निष्क्रिय हुआ अहंकार है और अहंकार सक्रिय हो गई ईर्ष्या है। पुरुष अहंकार से भर जाते हैं और स्त्रियां ईर्ष्या से। उनका सारा 24 घंटे जीवन जन्म से लेकर मरने तक ईर्ष्या के केंद्र की परिधि पर घूमता है। इसलिए जब एक स्त्री दूसरी स्त्री से मिलती है तो जो बात उसे सबसे पहले दिखाई पड़ती है, गहने क्या है, घड़ी कैसी है, चप्पल कैसे हैं, सबसे पहले यही दिखाई पड़ते, व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ता, यही सब दिखाई पड़ता है। ये उसकी ईर्ष्या के बिंदु है। आश्चर्यजनक है लेकिन सत्य है। दो स्त्रियों को साथ रखना बहुत कठिन मामला है, उनको घंटे पर भी साथ रखना बहुत कठिन मामला है। हाँ, एक ही रास्ता हो सकता है कि वे तीसरी स्त्री की ईर्ष्या में निंदा कर रही हो तो घंटे पर बैठ सकती है। ईर्ष्या जिनका जीवन आधार बन गया हो उनसे प्रेम की संभावना कम हो जाएगी। सारा व्यक्तित्व जैसे ईर्ष्या से चल रहा है। इसलिए स्त्रियों के फैशन का कोई भरोसा नहीं कि 3 महीने तक चलेगी, 6 महीने तक चलेगी, कितनी देर तक चलेगी। उनका मूल कारण इतना है कि एक स्त्री भी सारी स्त्रियों को ईर्ष्या से भर सकती है और फैशन फौरन बदल जाएगी। ईर्ष्या उसके बहुत गहरे में कारण है। चारों तरफ ईर्ष्या पकड़े हुए हैं। स्त्री के मन से ईर्ष्या नष्ट न हो तो स्त्री कभी भी ठीक अर्थों में प्रेमपूर्ण न होती। ईर्ष्या का जहर उसके सारे जीवन को खा जाता है। ईर्ष्या डर पैदा करती है, ईर्ष्या भय देती है, ईर्ष्या डरा देती है, तो स्त्री के समझ के बाहर ही हो जाता है। अगर उसका पति किसी दूसरी स्त्री को गौर से भी देख ले तो जहर की लहर फैल जाती है। ईर्ष्या ने भय भी पैदा कर दिया है। पुरुष स्त्री से डरा हुआ है, घबराया हुआ है। एक मुक्त और सहज संबंध नहीं रह गया है, सब स्ट्रेंज हो गया है, सब तन गया है। तो घर शांत कैसे हो सकता है? शांति के फूल तो बहुत सहजता से खिलते हैं जहाँ ईर्ष्या नहीं है, जहाँ समझ है,
जहाँ ईर्ष्या नहीं है जहाँ प्रेम है, जहाँ ईर्ष्या नहीं है जहाँ भय नहीं है, जहाँ अभय है और जहाँ एक दूसरे को समझने की चेष्टा है, एक दूसरे की कमजोरी को भी, एक दूसरे के दुख और पीड़ा को भी, एक दूसरे के सहानुभूति रखने की क्षमता है। और अगर एक सुंदर स्त्री दिखाई पड़े तो किसी पुरुष को अच्छी लग सकती है, वह उसे देख सकता है, इसमें कुछ पाप नहीं है, लेकिन उसको भी पाप बना दिया है, अपराध बना दिया है। वह हमारी ईर्ष्या ने जो जाल बुना है सिद्धांत का, उसने बहुत उपद्रव खड़ा कर दिया है। उसकी वजह से कोई भी सहज नहीं हो पा रहा है, और जब हम सहज नहीं हो पाते तो उसका परिणाम होता है एक दूसरे पर क्रोध से भर जाना। पति और पत्नियां एक दूसरे पर क्रोध से भरे हुए हैं, बजाय एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता के, बजाय इसके कि पत्नी ने समझा हो कि पति ने उसके जीवन को धन्य किया। पत्नियां समझ रही है कि पति के जीवन को नष्ट किया, बजाय इसके कि पति समझे कि पत्नी ने उसके जीवन को सौरभ दिया, सुगंध दी। पति समझ रहा है कहाँ से इस स्त्री के उपद्रव में पड़ गए, यह सब नष्ट हो गया। इसलिए कहना चाहता हूँ कि स्त्री को थोड़ा सोच विचार खोजबीन जरूरी है। बड़े सामूहिक तल से ईर्ष्या कैसे नष्ट की जाए। ईर्ष्या के रहते स्त्री का व्यक्तित्व कभी प्रेमपूर्ण नहीं हो सकता, और प्रेम ही स्त्री का प्राण है, उसकी आत्मा है।